हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग हिंदी उपन्यास का विकास इसके क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रेमचंद युग पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग कुछ रचनाकारों को देखे थे। तो आज उसके आगे देखेंगे और आज प्रेमचंद युग समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग जो है वो शुरू होगा। तो ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, तो क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं है, तो इसमें हम लोग इतनी चीज़ें याद करेंगे। तो देखिए, इसमें यहाँ से शुरू होता है आपका सियाराम शरण गुप्त से। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त का इसके पहले एक लाइन था, दूसरे पेज पे है। तो मैंने उसी दिन आपको बताया था कि सियाराम शरण गुप्त गांधी विचारधारा के थे। ठीक है, तो मैंने आपसे कैसे बताया था कि सियाराम के शरण में जो जाएगा, तो रामचंद्र जी कैसे विचार के थे, गांधीवादी मतलब आदर्शवादी थे माने जाते हैं ना रामचंद्र जी। तो उस हिसाब से हम देख लेंगे कि वो गांधीवादी विचारधारा के थे। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनकी आगे की रचनाएं यहाँ पे हैं। तो इनकी 3 रचनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक है गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे कि सिया राम शरण। तो सिया राम के शरण में जब हम जाएंगे, तो जब सिया राम के शरण में हम जाते हैं, मतलब प्रभु भगवान के सिया राम के शरण में जब कोई भी मनुष्य या हम ही जब जाते हैं, तो वो एक तरह से हमें गोद ले लेते हैं। किसी भी मनुष्य को वो गोद ले लेते हैं और उसकी अंतिम आकांक्षा भी पूरी कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, नारी ही क्यों ना हो, है ना। तो कोई भी हो, उसकी अंतिम आकांक्षा पूरी कर देते हैं, मतलब गोद ले लेते हैं, उसकी अंतिम आकांक्षा पूरी कर देते हैं, चाहे वो नारी ही क्यों ना हो। तो इस तरह से हम लिंक बना लिए। अब हम इनके सन को देख लेते हैं। तो आप देखिए, गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी 3 है। तो 32, 34, 37। ठीक है, 32 है, 2 34 और 3 37, इस तरह से। अब देखिए, गोद 32। अब इसको हम फिर ऐसे पढ़ेंगे, गोद 32, संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द का चित्रण। ठीक है, अंतिम आकांक्षा 34 में है, तो सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण। नारी 37 में है, समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं विवशता का चित्रण है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमको याद हुआ। आगे देखिए, अब आगे है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ये प्रताप नारायण मिश्र नहीं, श्रीवास्तव है, ध्यान दीजिएगा, श्रीवास्तव। ये भी गांधीवादी मानवतावादी मतलब उपन्यासकार है ये भी। तो इनकी भी 3 कृतियां हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ पेज वाइज भी आप पिक्चर अपने दिमाग में बनाइए। जैसे मान लीजिए राइट हैंड पे ये है, दाहिने साइड में ये पेज है, और इस पेज पे एक बार ध्यान से मतलब इस पूरे पेज को देखिए, तो आपका दिमाग ना एक पिक्चर मतलब एक कैप्चर कर लेता है। तो आप देखिए कि ऊपर भी देखिए 3 था, सियाराम शरण गुप्त का भी 3 ही था, और उसके बाद प्रताप नारायण श्रीवास्तव आ रहे हैं, इनका भी 3 ही है। और कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो श्रीवास्तव में देखिए वहाँ पे वो आ रहा है, वो आ रहा है ना, श्रीवास्तव में वो आ रहा है। और इसमें देखिए इनका तीनों जो रचना है तो वो से ही शुरू है, विदा विजय विकास। ठीक है, विदा विजय विकास, तीनों में प्रताप नारायण श्रीवास्तव व, ठीक है, तो विदा विजय प्रकाश। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे। तो अब देखिए कि विदा, तो विदा विजय विकास, जब हम मतलब इसको इस तरह से, क्योंकि वो आ रहा है तो ऐसे हम याद कर लेंगे। अब विदा का, अब देखिए 27, 37, 38, 27, 10, 37 और उसके बाद 38, इस तरह से याद करेंगे। अब देखिए, अब विदा जो है 27 भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय है इसमें। विजय 1937 में है, बाल विधवा समस्या का चित्रण है इसमें। विकास 38 में है, उच्च वर्ग के विरासता का चित्रण है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब ये आपका आ रहा है, ये राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो राधिका, अब यहाँ पे राधिका से संबंध है, मतलब इमेजिन करेंगे राधा को, है ना, राधिका रमण प्रसाद सिंह बोलेंगे पूरा, लेकिन कल्पना करेंगे राधा का। तो राधिका सिंह के महत्वपूर्ण, तो अब ये क्या है कि अब देखिए राधिका कहती हैं, है ना, राधिका कहती हैं कि जो राम रहीम है, अब राम रहीम का मैं कल्पना करती थी कि एक बार राम रहीम के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। ठीक है, उस टाइम में तो मैं कल्पना कर लेती थी कि राम रहीम, आप ऐसे सोच सकते हैं कि राम रहीम नाम का कोई एक आदमी है। ठीक है, कोई भी है, तो राम रहीम का जो आदमी है नाम का, वो उसका पुरुष और नारी किसी भी प्रकार का उसके अंदर संस्कार नहीं है। ठीक है, राधिका कहती हैं, राधिका रमण प्रसाद सिंह कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, या राधिका, कि जो राम रहीम है उसके अंदर पुरुष और नारी किसी प्रकार का संस्कार नहीं है, इसीलिए वो चुंबन और चाटा करता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, चुंबन और चाटा करता है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं जीपी श्रीवास्तव। तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि जीपी श्रीवास्तव का हमेशा कुछ उलट पलट टाइप का ही इनका कुछ रहता है, मतलब हाँ, व्यंग्यात्मक टाइप का इनकी जितनी भी रचनाएं रहती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जीपी श्रीवास्तव को हम देखेंगे। तो जीपी श्रीवास्तव
जीपी श्रीवास्तव के घर, है ना जी। अब ऐसे हम कहानी बनाएंगे कि जीपी श्रीवास्तव के घर महाशय भड़ाम सिंह शर्मा आते हैं। मतलब देखिए हंसने वाला ही है सारा, व्यंग टाइप का। तो इसमें जीपी श्रीवास्तव के घर महाशय भड़ाम सिंह शर्मा आते हैं। तो वो लतखोरी का काम करते हैं, है ना। लतखोरी, इमेजिन करिए, कोई नहीं बदमाशी करता है लतखोरी। तो लतखोरी लाल, लेकिन बोलेंगे क्या आप? लतखोरी लाल पूरा बोलेंगे, लतखोरी नहीं बोलेंगे, पूरा बोलेंगे। वो लतखोरी लाल का काम करते हैं। और क्योंकि वो विलायती उल्लू की तरह बैठे हुए हैं, क्योंकि कैसे बैठे थे? विलायती उल्लू की तरह। तो यहाँ से जीपी श्रीवास्तव के घर महाशय भड़ाम सिंह शर्मा आते हैं और वो लतखोरी लाल का काम करते हैं, क्योंकि वो विलायती उल्लू के समान बैठे हुए थे वहाँ पे। फिर क्या होता है वहीं पे स्वामी, अब यहाँ से देखिए, तो वहीं पे जब ये सब होता है कि जीपी श्रीवास्तव के घर ये महाशय भड़ाम सिंह शर्मा आते हैं, वो लतखोरी लाल का काम करते हैं, और क्योंकि विलायती उल्लू बन के बैठे हुए हैं। तो वहीं पे स्वामी, अब चौखट होता है ना, दरवाजे का चौखट, इमेजिन कल्पना करिए कि दरवाजे के चौखट पे, तो दरवाजे के चौखट पे वहीं पे स्वामी चौखटानंद बैठे होते हैं। और वो क्या करते हैं? कहते हैं कि प्राणनाथ जो गंगा जमुनी है ना, वो दिल की आग उर्फ दिल जले की आग है, ठीक है, वो कहते हैं। वहीं पे स्वामी चौखटानंद बैठे रहते हैं, वो कहते हैं प्राणनाथ जो गंगा जमुनी है वो दिल की आग उफ दिल जले की आग है, ठीक। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं। और आगे देखिए, मन्नन द्विवेदी गजपुरी का कल्याणी, मन्नन द्विवेदी कल्याणी। भाई हम मन्नन मतलब हम मनौती, एक तरह से मन्नत, एक तरह से मतलब दिमाग में इमेजिन करिए मन्नत। तो मन्नत हम किसका मानते हैं? कल्याण करने का, भगवान मेरा कल्याण करो, सबका कल्याण करो, यही ना बोलते हैं। तो मन्नन द्विवेदी कल्याणी, ठीक है ना, इस तरह से याद करिए। आगे देखिए, मदारी लाल गुप्त, अब मदारी, अब इमेजिन करिए जो मदारी आता है ना, तो मदारी लाल गुप्त। तो मदारी देखने के लिए कौन आया? गौरी शंकर आए, दोनों लोग आए थे मदारी देखने के लिए। गौरी शंकर आए, साथ में सखाराम को भी लाए थे, अपने उनके सखा थे उनको भी लाए थे, सखाराम को लाए थे। और सभी लोग कहाँ जाते हैं इसके बाद? फिर मानिक मंदिर में जाते हैं, ठीक है। देखिए, मदारी लाल को देखने के लिए गौरी शंकर आए सखाराम के साथ, और फिर वो लोग जाते हैं मानिक मंदिर में, ठीक। आगे देखिए, गिरजा दत्त शुक्ल, तो जहाँ भी गिरजा आता था तो मैं इमेजिन करती थी गिर जा रहे हैं, गिरजा दत्त शुक्ल गिरीश, ठीक। तो गिरजा दत्त शुक्ल गिर जा रहे हैं, क्योंकि उनको संदेह, अपने जीवन में गिर जा रहे हैं, क्योंकि उनको संदेह हो जा रहा है किस पे? प्रेम की पीड़ा पे, है ना। गिरजा दत्त शुक्ल को गिर जा रहे हैं क्योंकि उनको संदेह हो गया था प्रेम की पीड़ा पे। और वो कहते हैं कि हे भगवान, अरुणोदय में, नहीं, वो कहते हैं कि अरुणोदय में पाप की पहली सुलझा दो बाबू साहब, मतलब कोई बाबू साहब रहता है, उससे वो कहते हैं कि अरुणोदय में, मतलब जब सूर्य की किरण निकलती है सुबह वाली, तो अरुणोदय में पाप की जो पहली है ना, उसको सुलझा दो बाबू साहब, ठीक। कि मतलब गिरजा दत्त शुक्ल गिर के कहते हैं कि गिरजा दत्त शुक्ल गिर जा रहे हैं क्योंकि उनको संदेह हो गया है प्रेम की पीड़ा पर, और कहते हैं कि अरुणोदय में पाप की पहली सुलझा दो बाबू साहब। आगे देखिए, अब प्रफुल्ल चंद ओझा, तो प्रफुल्ल चंद ओझा, प्रफुल्ल मतलब प्रफुल्लित होना, बहुत खुश। तो प्रफुल्ल चंद ओझा बहुत प्रफुल्लित हैं, अपने जीवन में बहुत प्रफुल्लित हो गए थे। प्रफुल्ल चंद ओझा बहुत प्रफुल्लित थे क्योंकि उनके जीवन में एक सन्यासिनी आ गई थी, है ना। किसी के लाइफ में भाई कोई कभी भी आ सकता है। तो प्रफुल्ल चंद ओझा के लाइफ में, मतलब जीवन में एक सन्यासिनी आ गई थी, और उनका जो पतझड़ जैसा जीवन था, मतलब उनका जीवन समझिए पतझड़ की तरह हो गया था, वो मतलब हरा भरा हो जाता है, ठीक है। तो प्रफुल्ल चंद ओझा के जीवन में बहुत प्रफुल्लित थे क्योंकि उनके जीवन में पतझड़ जैसे जीवन में एक सन्यासिनी आ गई थी। तो वो कहते हैं, बहुत प्रसन्न थे, तो वो कहते हैं कि अब क्या, अब तो पाप और पुण्य भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, जेल की यात्रा करनी पड़े तो कोई बात नहीं, और तलाक भी लेना पड़े मुझे किसी और से तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो ऐसे कहते हैं। तो प्रफुल्ल चंद ओझा के जीवन में एक सन्यासिनी आ जाती है और उनके पतझड़ जैसे जीवन को मतलब हरा भरा कर देती है। तो वो इतने प्रफुल्लित रहते हैं, कहते हैं कि अब क्या, अब तो पाप और पुण्य मतलब करना पड़े तब भी कोई बात नहीं है, जेल यात्रा करनी पड़े तो कोई बात नहीं है, और मुझे किसी से तलाक लेनी पड़े तब भी कोई बात नहीं, ठीक। तो इस तरह से याद हो गया हमको। आगे देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनका सूर्यकांत त्रिपाठी भाई निराला है एकदम, इनकी बात ही अलग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनके जीवन में मतलब बहुत सारी, कल्पना करिए कि बहुत सारी लड़कियां आई, ठीक है। तो उसमें थी अलका, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, ये सब 4 लड़कियां थीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन में आई थी। तो ये क्या करते थे, उन सबकी चोटी को पकड़ लेते थे, चोटी की पकड़, है ना, उनकी चोटी की पकड़ से उनके काले कारनामे जान जाते थे ये, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन में अप्सरा
सरला, अलका, निरुपमा, प्रभावती 4 लड़कियां आई तो ये उनकी चोटी की पकड़ से उनके काले कारनामे जान जाते थे। आगे देखिए, अब ये है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ, गोविंद वल्लभ, ठीक है। तो वल्लभ मतलब आपको पहले ही बताए थे कि राजा से संबंधित है ये, तो समझिए कि कोई राजा, तो एक राजा है गोविंद वल्लभ जो है, वल्लभ जो है राजा, इमेजिन करिए कि वो राजा हैं। तो गोविंद वल्लभ जो है सूर्यास्त में प्रतिमा के साथ, प्रतिमा कोई एक मतलब समझिए उनकी पत्नी का नाम है, तो गोविंद वल्लभ जो है सूर्यास्त में प्रतिमा के साथ जाते हैं मदारी देखने, ठीक है, मदारी को देखने जाते हैं। आगे देखिए, श्रीनाथ सिंह, श्रीनाथ, अब श्रीनाथ मतलब भगवान को हम ले सकते हैं, कोई भी भगवान, तो हम कहते हैं ना कि हे नाथ, हे नाथ हम बोलते हैं, तो हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैं अपने ऊपर कल्पना करती थी कि मैं भगवान की पूजा करने बैठी हूँ और मैं कह रही हूँ कि हे नाथ, हे श्री, मतलब हम कहते हैं श्रीनाथ मेरी उलझन ख़त्म करो, ठीक है, और मुझे क्षमा करो, ठीक है। मैं भगवान के सामने बैठी हूँ, मैं कहती हूँ श्रीनाथ मेरी उलझन ख़त्म करो और मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं एकाकिनी हूँ, मैं अकेली हूँ, एक हूँ, ठीक है, मैं एकाकिनी हूँ। मेरी प्रेम परीक्षा मत लो, ठीक है, मेरी प्रेम परीक्षा जागरण में मत लो, ठीक है, मेरी प्रेम परीक्षा जागरण में मत लो। और यहाँ पे प्रजामंडल में, प्रजामंडल मतलब आप एक तरह से मंडल समझिए, ठीक है, यहाँ एक प्रजामंडल, मंडल ही है, तो प्रजामंडल मतलब एक तरह से दुनिया की बात समझिए कि यहाँ प्रजामंडल में एक और अनेक कई तरह के लोग रहते हैं। यहाँ प्रजामंडल में एक और अनेक लोग रहते हैं जो मुझे अपहृता समझते हैं, जो मुझे क्या समझते हैं, अपहृता समझते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, मैं पूजा करने भगवान के बैठी हूँ, अपने आप को आप सोच सकते हैं। तो जैसे मैं पूजा करने बैठी हूँ, मैं कहती हूँ श्रीनाथ मेरी उलझन खत्म करो और क्षमा करो, क्योंकि मैं एकाकिनी हूँ और मेरी प्रेम परीक्षा मत लो जागरण में, और क्योंकि प्रजामंडल में एक और अनेक लोग रहते हैं जो मुझे अपहृता समझते हैं। आगे देखिए, भगवती प्रसाद वाजपेयी, तो भगवती का प्रसाद, भगवती मतलब दुर्गा माँ से ले लीजिए, तो भगवती का प्रसाद आपको कब मिलेगा, भगवती का प्रसाद आपको कब मिलता है, जब आप प्रेम पथ पे चलेंगे अनाथ पत्नी के साथ, मतलब कोई पत्नी आपकी अनाथ हो गई है, तो जब प्रेम पथ पे चलेंगे अनाथ पत्नी के साथ, तब आपको क्या मिलेगा, भगवती का प्रसाद, ठीक है। तो भगवती का प्रसाद तब मिलेगा जब आप प्रेम पथ पे चलेंगे अनाथ पत्नी के साथ और उसकी और मुस्कान के साथ, मतलब अपना प्रेम निर्वाह करेंगे, ठीक है, मुस्कान के साथ अपना प्रेम निर्वाह करेंगे और उस पतिता की साधना को समझेंगे, ठीक है, उस पतिता की साधना को आप समझेंगे, मतलब कहने का मतलब कि सब अपने पत्नी के प्रति ऐसा भाव रखेंगे कि मतलब आपको प्रेम पथ पे चलना पड़ेगा अनाथ पत्नी के साथ और मुस्कान के साथ प्रेम निर्वाह भी करना पड़ेगा और उस पतिता की साधना को आपको समझना पड़ेगा और चलते चलते टूटते बंधन को भी बांधना पड़ेगा आपको और त्यागमयी बनना पड़ेगा। ये सब जब आप करेंगे तो आपको भगवती का प्रसाद मिल जाएगा। आगे देखिए, अब ये लाइन है, तो डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। इसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। तो प्रसन्न में देखिए आधा न 2 बार आ रहा है ना, प्रसन्न में जो है आधा न 2 बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुन्नी है ना, मुन्नी में भी 2 आधा आ रहा है, तो इस तरह से हम पकड़ लेते, मतलब उसको मैं एकदम याद कर लेती थी कि आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। इसका प्रकाशन 1932 में है। अब यहाँ पे आपका एक लाइन और बचता है, ठीक है, तो ये प्रेमचंद युग आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 ईस्वी में प्रकाशित। अब यहाँ पे देखिए 3 लोग थे, ठीक है, 3 लोग थे। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत सन 1927 में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा, शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति, इसका नाम ही त्रिमूर्ति है, ठीक है, 3 लोगों के सहयोग से मतलब माना जाता है। तो हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 से में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है, ठीक, 3 लोग थे तो त्रिमूर्ति नाम था, ठीक है ना। तो ये साथ देखिए आपका आज आपका जो है ये हो गया आपका खत्म, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये आपका प्रेमचंद युग हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर, तो इतना अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके पहले का जो था रिवाइज कर लीजिएगा उसको अच्छे से।
इसी तरह से अपना आगे बढ़ के कि जैसे मैं आपको तरीका बता रही हूँ, तो आप 2 पेज ज़्यादा 4 पेज ज़्यादा आप ऐसे दिमाग से ट्रिक अपने हिसाब से आप ऐसे कहानी बना के लिंक बना के एक दूसरे से याद करिए। और एक बार अभी आप जैसे याद करके छोड़ देंगे ना तो याद नहीं होगा। जैसे आप कहेंगे कि अरे ये तो याद ही नहीं हो रहा है, लिंक भी मैं इतना मेहनत भी की हूँ या किया हूँ तो तब भी याद नहीं हो रहा है। अब इसी लिंक से, इसी जो कहानी बना रहे हैं, ये ट्रिक बना रहे हैं, इसी से आप कितनी बार रिवाइज करेंगे तब जाके आपके दिमाग में चीज़ें जब बैठ जाएंगी तो कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए जैसे ये सब पेज है ना, आज भी जैसे मुझे बस ओपन मैं करती हूँ तो मुझे सारी ट्रिक आज भी याद है। मतलब कैसे मैं बनाई थी, कैसे क्या कहानी बनाई थी, सब याद है आज भी। मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप बस एक बार मेहनत करेंगे, दूसरे बार आप मेहनत करेंगे तभी थोड़ा सा आपको लगेगा। लेकिन जब आपको एक दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ें तो फटाफट आप पूछ रहे थे ना, कोई मुझसे पूछा था कि दीदी आत्मकथा और वो छोटे छोटा जो विधाएँ थी मुझे पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं, आप कैसे कह रही थी कि आधे घंटे मुझे तैयार हो जा रही थी। इसी तरह से क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं और जब मुझे ऑलरेडी पहले से तैयार है चीज़ें, मुझे एक दूसरे को मैं रिलेट करके पढ़ चुकी हूँ, तो उसको रिवाइज करने में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, छोटा छोटा टॉपिक है ना, ऐसे लगता है, टाइम कम लगेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करने में। बस पहले फिलहाल कंप्लीट करिए, लिंक बनाइए, कहानी बनाइए, रिवीजन करिए। 2-4 बार रिवीजन करेंगे सारी चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। उसके बाद रिवीजन करते रहिए, एकदम करते रहिए कि आपको क्वेश्चन पूछते ही आपके ऑप्शन, आपको उसका आंसर आपके जबान पे आ जाए, आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बस मेहनत करिए, आपका चयन एकदम निश्चित है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।